अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को खैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि फैसलाबाद के अंदर जो फैसलाबाद बार के इलेक्शंस हैं वो उसकी गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है और गहमा गहमी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पे पहुंच चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सूरत हाल हमारी कचहरियों की इस वक्त ऐसी भी हो चुकी है कि कुछ अंदर खाते वोट डल रहे हैं और कुछ बैच लगा के भी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सुनने को मिल रही है। इन सारी चीज़ों में सदाकत कितनी है, कौन किसके साथ है और किसका कितना किरदार है इलेक्शंस के अंदर, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स इन इलेक्शंस की क्या होगी, कितना वोट किसे कास्ट होगा, ये इस चीज़ के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं तारीफ ज़रूर आपको करवाना चाहूँगा। सियासी लिहाज से जो वकला की सियासत है उनमें इनका एक अहम किरदार है और बड़े टफ मुकाबले के बाद इस दफ़ा मेंबर पंजाब बार बने। चौथी सीट का जो फैसलाबाद के अंदर रौला डला हुआ था उसमें बिलाखिर इम्तियाज़ लूना साहब जो है वो विनर करार पाए थे। इन्होंने एक वाज़े अक्सरियत जो है वो हासिल की थी और यही नहीं, गुज़श्ता चंद सालों के अंदर इनकी पेनिट्रेशन जो वकला बरादरी के अंदर है खासी देखने को मिलती है और कह लें कि गहरी नज़र रखते हैं वकला की सियासत के ऊपर, क्योंकि इनका एक अपना भी मुकाम है। तो आज इनको हमने ख़ास तौर पे मदऊ कर रखा था, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लूना साहब, कैसे हैं आप? हन्नान भाई बड़ी मेहरबानी, मिजाज ठीक है? जबरदस्त, आपकी दुआएं भाई। लूना साहब, राना बरादरी के 2 सेक्रेटरी आ चुके हैं, सदर के ऊपर भी काफ़ी टफ मामला जो है वो वोटर के हवाले से देखने को मिल रहा है। आप ही के कुछ स्टूडेंट थे जो कि आपकी छतर छाया से निकल के गए, अब वो सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं और आप ही उन्हीं के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। सूरत हाल ज़रा ओवरऑल हमें बताइएगा, चल क्या रही है, आपका क्या मानना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ज़रा इसका पोस्टमार्टम करें। हन्नान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे दावत दी ताकि मौजूदा जो सियासी मामलात हैं उन पे डिस्कस किया जा सके और जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। हन्नान भाई, जो कोई भी इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में वो सीक्रेट बैलेट पे वो डिपेंड करता है जी। जब सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होगा कि मतलब इट इज़ ओनली बिटवीन यू एंड योर कैंडिडेट, और उसके लिए बंदा असेस करने के लिए ना कि मैंने अपना सीक्रेट बैलेट किस बंदे के हक़ में एक्सरसाइज करना है। कई दफ़ा वो साथ चल के उसको ऑब्जर्व करता है, कई दफ़ा बैक एंड पे करता है। तो ये कहना कि वकला एपरेंटली नज़र किसी के साथ आ रहे होते हैं तो वोट किसी और को डल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि वकील अपनी सोच में आज़ाद होता है और साथ उसको एक ये टूल भी मिल गया कि उसने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए डिसाइड करना, तो वो असेसमेंट के लिए साथ होते हैं। ये ऐसे मैंने ये नहीं कहा कि वकला ऐसे कर रहे हैं, असल में जो बाज़ गश्त सुनने को मिलती है ना इलेक्शंस के हवाले से, ओवरऑल जहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं कुछ चीज़ें इस तरह की देखने को मिलती हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, इंटरव्यू को फर्दर बढ़ाने से पहले मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि आप किसी कैंडिडेट की हिमायत में नहीं, एक बतौर अच्छे वकील और एक अच्छे ऑब्जर्वर के तौर पे आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है राना, इट इज नॉट मैटर ऑफ डिस्कशन कि वो यहाँ पे आके प्रोपोगेट करना नहीं है, बल्कि वो चीजें बतौर मेंबर जो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में मुझे बतानी चाहिए वही बताऊंगे। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, पहले सेक्रेटरीशिप के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। राना अली आबद मंच साहब आपके स्टूडेंट भी रहे हैं और आपके इसी मौजूद में वो याद आ गया जी, काम भी आपके नीचे करते रहे हैं, तो आपकी तो मुकम्मल सपोर्ट होनी चाहिए थी। क्या नज़रियात थे जिनमें इख्तलाफात आया और आपने उम्र फारूक के हवाले से जाके जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया? इसमें हन्नान भाई वही बात जो स्किप हो गई थी ना जी, आपके कहने पे, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, वो कंपोज आपने करवा दी। वो बात ये जी कि जब 2020 में इलेक्शन में पहली दफ़ा आया ना जी, तो उस पर मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा, सियासी उस्ताद से, कि मुझे हर बंदा मेरे खिलाफ नज़र आ रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं कि जो मेरे अपने भी हैं वो भी मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था जी कि सियासत में कोई किसी का मुखालिफ नहीं होता, हर बंदा अपनी स्पेस बना रहा होता है और उस स्पेस में जब बंदे अपनी स्पेस बनाते हुए दूसरे बंदे की स्पेस कम होती है ना, तो वो जो जिसकी कम हो रही है वो कहते हैं जी कि ये मुझे छोड़ गए। हालांकि उस बंदे की स्पेस कम होने से अगर मेरी स्पेस बढ़ रही है सियासी तौर पे, तो फिर मैंने वही काम करना है कि जो पॉलिटिकल लीडर के तौर पे या पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कुछ दोस्त बतौर आपको जूनियर ज्वाइन करते हैं, उनका जो मकसद है ना जी, वो ये नहीं होता कि पॉलिटिकली वहाँ पे उसको ट्रेनिंग लेने के लिए आता है,
वो आता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। वक्त के साथ साथ हर बंदा जो एक दफ़ा पॉलिटिक्स में आ जाए तो वो फिर पॉलिटिशियन बन जाता है। मेरे पास जो दोस्त आए हैं वो आए हैं मेरे दफ्तर, उन्होंने ज्वाइन किया फॉर द पर्पस ऑफ ग्रूमिंग ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन। तो उस लीगल एक्यूमेन के लिए अगर कोई मेरे पास आया है तो वो छोड़ के अगर चला गया या अपना उसने काम शुरू कर दिया है तो ये मेरे ऊपर या उस पर बाइंडिंग नहीं है को मेरे साथ रहे या मैं उसके साथ रहूँ। तो जो मौजूदा सुनहरी उसमें मैं फील करता हूँ कि मिस्टर सो एंड सो उसके साथ मेरी स्पेस ज़्यादा बन सकती है या मेरे दोस्त उसके साथ ज़्यादा है, तो इसलिए हो गया। अदरवाइज कोई ग्रज कोई नहीं है किसी दोस्त के बारे में। बिल्कुल अच्छी बात और ना ही मैं इसलिए मैंने डिस्कस किसी का नाम नहीं किया कि मेरे नाम लेने से किसी को नुकसान ना हो या किसी को फ़ायदा ना हो जाए, दिल आज़ारी ना हो। मेरे लिए सब बराबर है। ये एक मेरी अपनी ज़मीर की बात है कि मैंने वोट किसको देना। अच्छा, इसमें मेरी सबमिशन ये है कि जब आप किसी की सपोर्ट का ऐलान करते हैं उसमें कुछ ना कुछ खसूसियत आप ऐसी देखते हैं जो दूसरों में आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो आप अपने जिसको भी वोट कास्ट करेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, उनके अंदर क्या ऐसी खसूसियत नज़र आती है जो बाकी वकला में आपको नज़र नहीं आती? नान भाई, कई दफ़ा इस तरह होता है कि फ़र्ज़ कर लें वॉल्यूम पे नहीं होता, वो नंबर कम भी हो ना, अगर कोई डेडिकेशन के साथ बंदा आपके साथ चला है ना, उसकी मजबूरी बन जाती है। या बंदा ये समझता है कि ये एक बंदा मेरे साथ आया, ये 50 बंदे लेके आया है, मैंने इससे ज़ाया नहीं करना, इसके लिए अगर ये ग्रुप ज़ाया हो जाता है तो हो जाए। तो इस तरह के कई मुहर्रकात थे जिसकी वजह से अल्टीमेटली आई हैव टू डिसाइड इन फेवर ऑफ ए कैंडिडेट जिसका मैं इलेक्शन अब लड़ रहा हूँ। क्या बार्गेन भी होती है इलेक्शंस के अंदर सेक्रेटरी सदर के दरमियान या जॉइंट सेक्रेटरी के दरमियान कि मेरे ग्रुप से आपको वोट कास्ट करेंगे, आप अपने ग्रुप से मुझे भी दिलवाएं? अनान भाई, जो 2014 से लेकर 2025 तक जो मैंने इलेक्शन लड़े हैं ना जी, उसमें एक बात जो होती है, डाई हार्ड जो कैंडिडेट के साथ सपोर्टर होते हैं उनकी तादाद जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो रही है। उसकी वजह यह कि जितनी अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, जितना आप देखें मीडिया जितना तेज़ हो गया है, वक्त की रफ्तार जितनी तेज़ हो गई है, आपकी इंफॉर्मेशन की ग्रिप जितनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हर बंदा अपना माइंड मेकअप कर रहा है और आपको मतलब मिनिमम वॉल्यूम मिलता है फॉर द पर्पज़ कि जो आप कन्वर्ट वोट कर सकते हैं कि मेरे साथ अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा दफ्तर तो मेरे साथ लाजमी खड़ा है, या 20-25 दोस्त इस तरह के भी हो सकते हैं जो कहते हैं जी कि हर सीट पे आपके पाबंद है। लेकिन ये जो है ना जी, स्लोगन के बारगेनिंग 100-200 बंदे की हो जाती है, वो मेरा ख्याल बड़ी मुश्किल होती है। ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसकी अपनी पेनिट्रेशन विद इन ग्रुप्स विद इन फ्रेंड कितनी है कि वो वोट साथ मिला के ना सिर्फ अपनी सीट पे उसको डिसाइड करवाए बल्कि साथ साथ कह दें जी कि जिस सीट पे मैं चाहूँ तो वो कम होती है। बिल्कुल ठीक कहा। बरादरी का वोट बड़ा काउंट होता है कचहरी की सियासत में। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो बरादरी की पेनिट्रेशंस हैं, राना बरादरी के कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ राही बरादरी के हैं, कुछ जट बरादरी के हैं, और एक कहा जाता है थर्ड वर्ड भी, जो फोर्थ वर्ड वाली सॉरी, तो वो बरादरियां भी का फोर्थ वर्ड ज़्यादा सपोर्ट किस बरादरी को कर रही है, मेजर को? मैं इसमें अनान भाई, आपने चूँकि वो एक ये भी कलीदी रोल प्ले कर रही हैं, जो बरादरीज़म वाली बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें गुजारिश ये करता चलूँ कि ये अगर आप इंसाफ के सिस्टम के साथ जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसमें जिस तरह बेंच नेशनली और इंटरनेशनली रोल प्ले करता है ना जी, कि जो बंदा बैठा जज वो कैसा है, तो इसी तरह ये बरादरी वाले भी जो दोस्त हैं ना, वो ये देखते हैं कि हमारी बरादरी में ये बंदा पोटेंट है और वो रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली रोल है उसमें। एक बंदे को जिसकी कोई बरादरी प्रॉपर नहीं है, फर्ज कर ले मैं हूँ फैसलाबाद में, मेरी बरादरी का वॉल्यूम वो नहीं है जो जटों का हो सकता है या जिसमें राना बरादरी का हो सकता है, मियाँ बरादरी का हो सकता है, तो फिर अल्टीमेटली मुझे इनमें से क्वेश्चन निकालने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और तीसरी आ जाती है फोर्थ वर्ल्ड में, जिसमें ये तीन जो मेन बरादरी हैं ना जी, जट, राजपूत और मियाँ बरादरी, राई बरादरी, इनके अलावा बाकी जितने बच जाते हैं वो फोर्थ वर्ल्ड में आ जाते हैं, जिसमें मैं भी फॉल करता हूँ। तो फोर्थ वर्ल्ड में डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। अगर वो तमाम ग्रुप्स को अपनी इत्माद में लेके आता है। इत्माद में लिया कैसे जाता है? इत्माद में ये लिया जाता है जी कि आप प्रायर टू अनाउंसमेंट एज ए कैंडिडेट आप उनसे रब्ता करते हैं, अगर उनकी स्पेस बनती हो आपको हाँ कर देते हैं। यानी लॉबिंग करनी पड़ती है प्रायर टू डिक्लेरेशन एज ए या अनाउंसमेंट एज ए कैंडिडेट। तो उस पर फोर्थ वर्ल्ड
जो इस वक्त जो आपका अगला सवाल है कि फोर्थ वर्ड इसमें इस वक्त किसके साथ है मेन, तो चूंकि इलेक्शन कैंडिडेट हैं 8 सेक्रेटरी सदर के लिए, 4 हैं सेक्रेटरी के लिए, तो इस पर हम बावसूख तरीके से नहीं कह सकते कि फोर्थ वर्ड मनो अनकिन के साथ है। वो भी अपने जो विजुअली जरा डोमिनेंट नजर आ रहे हैं उनके वाले से 1 2 4 5 के नाम अगर आप ले दें तो मेरा ख्याल है उसमें मेरी मैं देखेंगी ये मैं जिस नजर से देख रहा हूँ उस नजर से दूसरे देश ना देख रहे हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, प्रेडिक्शंस जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपकी प्रेडिक्शन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम इलेक्शंस के बाद भी कह सकते हैं कि यार लूना साहब ने ये बात कही थी, हो सकता है वो दुरुस्त साबित हुई और किसी हद तक होगी भी, मुझे इसलिए यकीन है क्योंकि आप इसको बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उसमें हनान भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को मतलब 100% पता भी होता है, लेकिन उससे जी चूँकि इलेक्शन क्रूशल डेज में अब दाखिल हो चुका है, इन क्रूशल डेज में अगर मैं फ़र्ज़ कर लिए किसी एक कैंडिडेट का नाम ले लूँ ना, तो मेरे कहने से हो सकता है उसकी वो फ्लो बन जाए या दूसरे को नुकसान हो जाए। तो अच्छा चलें इतना बताएं कि जहाँ पे जो बैरूनी सियासत होती है उसकी मुदाखलत किस हद तक कचहरी की अंदरूनी सियासत में होती है? क्या नून लीग पीटीआई का भी वोट होता है या फिर इसके अलावा बाकी पार्टीज का या जो सियासी वडेरे होते हैं उनके कहने पे भी वोट कास्ट होते हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी इसमें अनान भाई ये कुछ सालों से हमारे बाहर में ना ये पेनिट्रेशन हो चुकी हुई है। पहले जब हम नए नए आए थे ना, उस वक्त कोई पॉलिटिकल लीडर अगर कोई वोट मांगता था ना, तो हम ये फील करते थे कि मतलब इट इज़ ट्रांसग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इनटू माय पॉलिटिकल अफेयर्स। लेकिन चूंकि आजकल ये सिलसिला चल पड़ा है और ये फैसलाबाद से नहीं चला, टॉप से बॉटम पे आ रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, फैसलाबाद में भी हो रहा है। मतलब एक सेगमेंट जो है नून लीग वाला वो सदर के एक कैंडिडेट के साथ है और सेक्रेटरी के साथ है, पीटीआई वाला जो सेगमेंट है वो एक सेक्रेटरी के साथ है। तो इंटरफेरेंस हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पार्लिमानी सियासत में हम मुदाखलत नहीं करते और हमें कहा जाता है जी कि आप पार्लिमानी सियासत में आपका कोई हक नहीं बनता, आपका पॉलिटिकल सियासत में बनता है, वकला की सियासत में बनता है। तो इसी तरह पार्लिमानी सियासत का यहाँ पे इंटरफेरेंस होना ये मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है फॉर लीगल फर्टर्निटी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल बड़ी सीटों पे जो मौजूद हैं वो खुद भी वकला है। उसकी वजह ये है कि जब हम इलेक्ट होके आते हैं ना, तो हम होते हैं बार के नुमाइंदे, हम होते हैं वकला के नुमाइंदे, काले कोर्ट के नुमाइंदे होते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने की वजह से हमें वोट मिल जाए तो फिर हमें एजेंडा प्रोजेक्ट करना पड़ता है फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टी। फिर ये भी तो पॉसिबल होता है वही पॉलिटिकल पार्टी आपको फिर अपनी सियासत का टिकट भी तो दे सकती है। इसीलिए तो हम करते हैं यही वजह है ना जी। हाँ, इस पे भी हनान भाई बड़ा खूबसूरत आपने जो ये पॉइंट उठाया। हम ये कहते हैं कि अगर आपने पार्लिमानी सियासत में आना है ना, तो वकला के कंधों पे बैठ के आपने नहीं आना, फिर आप अपनी वर्किंग करके हैं। लेकिन आजकल के दौर सुनने में ही आता है। अब नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे सबका दौर में आप देख लें, कहते हैं वकीला के लाइज फॉरम का या किसी चीज का आप ओहदा लें, आपको इस चीज की सपोर्ट एज मिलता है कि जब आप टिकट मांगने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जाते हैं। इज दैट ट्रू? ऐसा होता है? ऐसे होता है। हमारे फैसलाबाद में देख लें, नून लीग में भी इस तरह हो रहा है, पीटीआई में भी इस तरह हो रहा है कि बंदे पॉलिटिकल पार्टी वकला पॉलिटिक्स का सहारा लेके पॉलिटिकल पार्टी में इन होते हैं, बाद में पार्लिमानी मेंबर बने नहीं बैठे। क्या वजह होती है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं हमारे लीगल अफेयर्स को ये अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इस वजह से वकला का इन्फ्लुएंस उनकी? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1973 है ना जी, उसमें अगर उसका लेटर एंड स्पिरिट एप्लीकेशन हो जाए ना, और उस पर अगर कोई बंदा बतौर ऑफिस बेरर बन के वकला के कंधों पे बैठ के किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाए और हमारे रूल सही इम्प्लीमेंट हो जाए, वो इधर से डिस्क्वालीफाई हो जाए, रोल से फारिग हो जाए, या वो उधर जाए या इधर जाए, तो ऐसा कोई हमारे लॉ तो यही कहता है। तो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। सारा इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए, जो हमारे टॉप पे दोस्त बैठे हैं वो अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये दो जगह पे जो दोस्त कर रहे हैं, एक दफा डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसे रखना पड़ेगा, या वकला की तरफ आए या उनकी तरफ है। काला कोट हमने पहनना होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट टैग्स वगैरह, तो ये तो बनता ही नहीं है ना। काला कोट उतार के आप आए। मुझे वकला की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि इलेक्शन जिस टाइम ख़त्म होता है
ख़त्म होने के बाद आपका मुखालिफ कैंडिडेट ही आपको जफ्फी डालता है और सारे इख्तलाफात जो सियासी होते हैं वो वहीं पे ख़त्म कर दिए जाते हैं, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है वकीलों की। तो आपका जो रिसेंट इलेक्शन हुआ, चौधरी अब्दुल सलाम और आपके दरमियान इख्तलाफ नज़रियाती पाया जा रहा था और कहा जा रहा था दोनों तरफों से कि ये जीत गए और ये जीत गए, लेकिन लास्ट पे अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो जीत जो है वो आपका मुकद्दर बनी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी दिन बहस छिड़ी रही, सियासत, इस चीज़ की बहस शहर में भी और आपकी कचहरी की सियासत के अंदर भी। हनान साहब, इसमें हमारा जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है ना, अनऑफिशियली रात को यकम को, तो उसमें हमारी लीड थी 345 की, ठीक है, जिसमें 12 पोलिंग बूथ फैसलाबाद के और टोटल मिला के ये 30 हमारे बनते थे, ऑलमोस्ट 30 बनते थे। तो उस पर हमने जो रिज़ल्ट कलेक्ट किया वो हमारा कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो 345 थी, लेकिन ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी वजूहात की बिना पे चौधरी साहब जो फील्ड में आ गए कि जी इलेक्शन मैं जीत गया हूँ कुछ वोटों से। हमारा कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट होना होता है 7 तारीख को होना था, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है वो जब हुआ तो उसके बाद ऑफिशियली हम डिक्लेयर हो गए कि रिटर्न कैंडिडेट मैं हूँ। तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे मामला चल रहे थे जिसकी वजह से मैं भी विक्टिमाइज हो रहा था। हालांकि आपके आपस में इख्तिलाफात नहीं थे, लेकिन ये सोशल मीडिया की कैंपेन की, सोशल मीडिया पे कई ऐसे कुछ चीज़ें आ रही थी जो मैं ये समझता था कि वो सीनियर होने के नाते उन पे भी एक स्टिग्मा बन रही है, और उसके साथ जब नाम जुड़ता है चौधरी साहब का और मेरा, तो उस पर मैं भी विक्टिमाइज हो रहा हूँ। तो मैंने उससे अगले दिन यानी 8 को मैं गया हूँ जी चौधरी साहब के पास। आप खुद चले? मैं खुद चला गया हूँ, ओनली टू डिफ्यूज़ दी प्रिवेलिंग सिचुएशन, कि वो भी हमारे सीनियर हैं तो वकील ही, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या मिस स्टेटमेंट हो गई थी उनकी तरफ से, तो वहाँ पे जाके मैंने उनको मिला हूँ और अपनी फिर वही मैंने अपनी गुजारिशात पेश की कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, नए इलेक्शन की अब तैयारी करें। तो उस पर मैंने उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश, जिस तरह आपने फरमाया ना जी कि हम मिलजुल के बैठते हैं, शायद उस वक़्त उनकी दिल आज़ारी इतनी हो चुकी थी, जो उनके पास मुख्तलिफ हक़ाइक़ आए थे कि वो मुझे उस तरीके से वेलकम नहीं कर सके। लेकिन जब बात क्लियर होगी फिर सारे मामला, तो मेरा ये अदराक था कि चौधरी साहब प्रॉपरली वेलकम करेंगे, लेकिन उनसे नहीं हो सका। फिर भी सीनियर होने के नाते मैं उनके पास चला गया हूँ, लेकिन फिर इख्तिलाफात फिर ख़त्म हो गया हमारे इख्तिलाफात। यही हुस्न है जमहूरियत का और यही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा लूना साहब, जब बात आती है किसी को डिफेम करने की, बहुत सारे लोगों की तरफ से कोशिश भी की जाती है जो आपके मुखालफिन होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो वकील, वो बाहर के भी हो सकते हैं। आपकी वीडियो एक रिलीज़ होती है जिसमें फायरिंग हो रही, लेकिन आपकी एक और वीडियो भी रिलीज़ होती है जिसमें आप रोक रहे हैं, दबके लगा रहे हैं कि ऐसा कोई काम ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। आपको लगता है कि ये मतलब जानबूझ के डिफेम करने के लिए आपको कोई इस तरह का कदम लिया जाता है? असल में हनान भाई, जब इलेक्शन होता है ना तो उसका एक टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। इलेक्शन के प्रोसेस के बाद या इलेक्शन का आखिरी दिनों में टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, मेरा चूंकि रिजल्ट ही कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था, तो उस पर टेम्परेचर थोड़ा सा और हाई हो गया। तो जो मेरे चाहने वाले थे या वो दोस्त जिनको फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा इलेक्शन, जिस तरह मैं गुजारिशत कर रहा हूँ ना जी कि जब इलेक्शन का हमारा रिजल्ट आया वो तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो गया। मतलब साल पूरा आपने कैंपेन की है और दोस्तों में जज्बा और जुनून जो है वो बड़ा पीक पे होता है। रिजल्ट सुनने के बाद जब थोड़ा सा मामला ये तजाद इसमें आ गया या उसमें कंट्रोवर्शियल न्यूज़ शुरू हो गई, तो उस पर हो सकता है मेरे दोस्त ही एग्रेशन में आ गए हो सकता है कुछ ऐसे भी मेहरबान होते हैं जो कहते हैं जी कि इसको मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, यही बात, या उसकी एक कैंडिडेट की शख्सियत को डैमेज करने के लिए अगर वहाँ पे फायरिंग शुरू हुई है, फौरन मैंने वहाँ पे उनको रोका है कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, जो भी हैं। और लेकिन मैंने ये बड़ा ऑब्जर्व किया है, ये मोस्टली वकील नहीं होते, ये वकील नहीं होते। अगर हम कहें कि वकला ऐसा करते हैं तो ये बात नहीं गलत होगी। वकील नहीं होते, दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी इमेज को समटाइम डैमेज। मैं उसमें हनान भाई उनको रोक रहा हूँ। अगर फर्ज कर ले मैंने करवाई है ना, फायरिंग मैं करवा रहा हूँ, बतौर वकला का नुमाइंदा होने के नाते मैं कोई वायलेशन ऑफ लॉ मतलब उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। अगर वहाँ पे फायरिंग हुई है, जिन दोस्तों ने भी की थी, मैंने फौरन मना किया। और मेरे ऊपर फिर अगली शफकत ये हुई कि यानी रात को फायरिंग हो रही है और अगले दिन उन्होंने कह दिया वो दिन की कोई फायरिंग उठा के।
यानी पुरानी वीडियो को उठा के ना जी, कोई किसी फंक्शन पे थी, वो उठा के, जिसमें मैं नहीं फायरिंग कर रहा था, मैं फायरिंग नहीं कर रहा था, वो उठा के पर्चा दे दिया। तो बाकी सारे मामला। अच्छा, आपके कहने का मकसद है वो वीडियो पुरानी थी? दिन की वीडियो थी, फायरिंग तो रात को हो रही थी। जो फायरिंग मेरी सेलिब्रेशन पे हुई, वो तो रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। और वो जो दिन वाली थी वो कोई पुरानी उठा के टैग ये लगा दिया गया कि फायरिंग की गई। हाँ, जब आपने वो एफआईआर पे झूठी थी? डेफिनेटली भाईजान, दिन रात और दिन की फायरिंग में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। वो अपरेंटली नजर आ रहा है रात की फायरिंग नहीं है, दिन की फायरिंग। तो फिर ये एफआईआर डिफ्यूज हो गई? अभी वो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। चलो ठीक हो गया। लास्ट पे कुछ आप वकला के लिए कोई मैसेज अच्छा सा देना चाहें, कुछ चंद लफ्ज? मैं अगर अपने हवाले से बात करूँ ना जी, जब भी मेरा कोई इंटरव्यू किसी जगह पे होता है, मैं कहता हूँ जी कि ये मेरा ओढ़ना बिछौना, मेरी मतलब लाइफ का मेन जो है ना जी, अल्लाह ताला ने जो मुझे इस शोबे में लेके आया, ये मेरे लिए मतलब गॉड की तरफ से या अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतना बड़ा शोबा है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं जी कि इंसाफ जो है ना जी, वो करो, चाहे उसके लिए जितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। हम इंसाफ के शोबे से मुंसलिक हैं। हमें ना सिर्फ क्लाइंट और जज के दरमियान जब बात हो रही है उस वक्त इंसाफ की बात करें, बल्कि मुआशरती तौर पे, मुआशी तौर पे और समाजी तौर पे जिस जगह पे भी हमें कोई नाइंसाफ़ी नज़र आती है, बतौर वकील उसको हम उसको रिड्रेस करने के लिए, उसको कम करने की कोशिश करें। और जो आजकल हमारा एक इमेज पोर्ट्रेट किया जा रहा है वकला का, उस पे जितनी देर तक पॉजिटिवली हम काम नहीं करेंगे, ये जानबूझ के एक साजिश के तहत हमारा इमेज डाउन किया जा रहा है। उसमें हमें सोचना पड़ेगा अपनी इमेज की बहाली के लिए, इंसाफ के लिए, काले कोट की तकद्दुस के लिए। और अल्लाह ताला ने जिस वजह से हमें ये वकालत की डिग्री दी है, लोगों में लोगों की जो मिजरी से उनको कम करने की वो कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला वकला का वही इमेज जो कि कायदे आज़म का विजन था, नेल्सन मंडेला का विजन था, या उनकी एक स्टेटस थी, या जिस तरह नेहरू साहब थे, तो ये जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इसी वकालत के ज़रिए उनका नाम बना है। हम भी उस टॉप पे जा सकते हैं अगर हम अपने शोबे के साथ, अपने साथ और अपने इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ इंसाफ करें। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा लोना साहब, हमेशा की तरह आपसे गुफ्तगू करके। तो इसी के साथ नाज़रीन ने इजाज़त चाहूँगा, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।